मैंने अपनी पत्नी को गोदाम में सोने के लिए भेज दिया क्योंकि उसने अपनी सास से बहस करने की हिम्मत की थी। अगली सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरा सिर चकरा गया। पहले तो मुझे लगा कि मेरी पत्नी जाने की हिम्मत नहीं करेगी। उसका मायका लखनऊ से लगभग 500 किलोमीटर दूर था। दिल्ली में वह मेरे अलावा किसी और को नहीं जानती थी। और तो और घर का सारा पैसा मैं ही रखता था। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। यही सोचकर मैं बेफिक्र होकर माँ के बगल में एक ऊंचा तकिया लेकर चैन से माँ के पास सो गया। मेरी माँ शारदा देवी हमेशा खुद को परिवार के लिए त्याग करने वाली मानती थी और हमेशा चाहती थी कि उनकी बहू पूरी तरह से आज्ञाकारी हो। मैंने भी यह सोचा, बचपन में अपने माता पिता की देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। एक पत्नी को बस थोड़ा बहुत सहना पड़ता है, इसमें क्या नुकसान है। मेरी पत्नी अनीता एक अलग शहर से थी, बहुत दूर। हमारी मुलाकात दिल्ली में पढ़ाई के दौरान हुई थी। शादी की बात करते हुए मेरी माँ ने कड़ी आपत्ति जताई। बेटी का घर बहुत दूर है, आना जाना मुश्किल है, बाद में थकान हो जाएगी। अनीता रोई, लेकिन फिर भी वह दृढ़ थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहू बनकर तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगी। हो सकता है मैं साल में ज़्यादा बार अपने माता पिता के घर न जाऊं। आखिरकार मैंने अपनी माँ से विनती की और वह अनिच्छा से मान गई। लेकिन उसके बाद से जब भी मैं अपनी पत्नी और बच्चों को अपने माता पिता के घर से लाना चाहती, मेरी माँ मुझे रोकने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती। सास बहू का झगड़ा। अनीता के पहले बेटे के जन्म के बाद उसका स्वभाव बदल गया और बच्चों की देखभाल को लेकर भी मतभेद होने लगे। मैंने बस यही सोचा, शारदा तो दादी हैं ही, वह अपने बच्चों का भला चाहती हैं, तो उनकी बात मानने में क्या हर्ज है। लेकिन अनीता ने मना कर दिया। कभी कभी बच्चे को सिर्फ दूध या दलिया देने पर ही झगड़ा हो जाता था। मेरी माँ गुस्सा हो गई। उन्होंने कटोरियाँ और चॉपस्टिक तोड़ दी और फिर अपने घमंड की वजह से 1 हफ्ते तक बीमार रहीं। हाल में ही जब मैं और मेरे पति अपने बच्चों को मेरी नानी के घर ले गए तो बात और बिगड़ गई। बच्चे को दौरा पड़ा और तेज बुखार भी था। मेरी माँ ने अनीता को डांटा। मैं ही थी जो अपने बच्चे की सुरक्षा करना नहीं जानती थी और उसे इस तरह बीमार होने दिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ सही थी। मैंने अपनी पत्नी को दोषी ठहराया और वह खुलकर मुंह बनाने लगी। गोदाम में झगड़ा और रात। उस रात अनीता अपने बच्चे की देखभाल में पूरी रात जागती रही। मैं लंबी यात्रा से थकी हुई थी, इसीलिए मैं अपने माता पिता के साथ सोने के लिए ऊपर चली गई। सुबह सुबह मेरे परिवार के मेहमान काम की बात करने आए थे, फिर रात के खाने के लिए रुके। मेरी माँ ने अनीता को 1000 रुपये दिए और उसे बाजार जाकर किराने का सामान खरीदने और 3 ट्रे पकाने को कहा। मैंने कहा कि मेरी पत्नी रात भर जागने के बाद थकी हुई थी और मैं जाने ही वाला था कि मेरी माँ चिल्लाई, अगर कोई आदमी बाजार जाएगा तो लोग उस पर हंसेंगे। मैं तो बस रात भर अपने बच्चे की देखभाल में जागती रही और सुबह काम पर भी जाती हूँ। वो बहू है, उसे रसोई संभालनी ही है। माँ और मैं पुकारते रहे, अनीता नहीं उठी, यहाँ तक कि चिल्ला कर बोली, मैं पूरी रात अपने पोते की देखभाल करती रहती हूँ और थक गई हूँ। ये तुम्हारा मेहमान है, मेरा नहीं। मैं बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मैं और मेरी माँ दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। मुझे अपने रिश्तेदारों पर शर्म आ रही थी। गुस्से में अनीता को गोदाम से घसीटा और उसे दोबारा सोचने के लिए वहीं सोने पर मजबूर किया। न कंबल न तकिया। मैंने सोचा इस बार मुझे सख्ती करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी सास से बहस बंद कर दे। वो मनहूस सुबह। अगली सुबह मैंने गोदाम का दरवाज़ा खोला, चौंक गया। अनीता वहाँ नहीं थी। घबराकर
मैं ऊपर भागी और अपनी माँ को बताया। वह भी हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत पूरे परिवार को उसे ढूंढने के लिए बुला लिया। जब वह गली में भागी तो पड़ोसी ने कहा, कल रात मैंने उसे रोते हुए देखा। अपना सूटकेस सड़क पर घसीटते हुए मैंने उसे अपनी माँ के घर वापस जाने के लिए टैक्सी के पैसे दिए थे। उसने मुझसे कहा था कि मैं उसे बता दूं कि तुम्हारा परिवार अपनी बहू के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करता है। अब वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह तलाक लेने वाली है। सुनकर मैं दंग रह गया। काफ़ी देर तक फ़ोन करने के बाद अनीता ने आखिरकार फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ ठंडी थी। मैं अपने माता पिता के घर पर हूँ। कुछ दिनों में मैं तलाक के लिए अर्जी दूंगी। मेरा बेटा 3 साल से कम उम्र का है। जाहिर है उसकी कस्टडी मुझे मिलेगी। संपत्ति आधी आधी बांटी जाएगी। मैं स्तब्ध रह गया। मेरा दिल मानो धड़क रहा था। जब मैंने अपनी माँ को बताया तो उन्होंने इसे अनसुना कर दिया। वो बस धमकी दे रही है, उसकी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन मुझे पता था अनीता अब पहले जैसी नहीं थी। वह इस शादी को छोड़ने पर पूरी तरह अड़ी हुई थी और इस बार शायद मैंने सचमुच अपनी पत्नी को खो दिया। भाग 2, तलाक का ठंडा कागज। अनीता के लखनऊ स्थित अपने माता पिता के घर लौटने के 3 दिन बाद मुझे एक भूरे रंग का लिफाफा मिला। अंदर स्थानीय अदालत की मुहर लगाकर एक तलाक का कागज था। उस पर अनीता ने साफ साफ कारण लिखा था। मेरे पति और उनके परिवार ने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया और मेरी गरिमा का सम्मान नहीं किया। मैंने कागज पकड़ा, मेरे हाथ कांप रहे थे। अंदर ही अंदर मुझे अब भी लग रहा था कि वह शांत हो जाएगी और वापस आ जाएगी, लेकिन अनीता ने सचमुच अपना मन बना लिया था। मेरी माँ शारदा देवी यह खबर सुनकर आग बबूला हो गई। उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? एक औरत और एक लड़की का तलाक होना और उसके परिवार के लिए कलंक है। उसे अकेला छोड़ दो, वह फिर से दया की भीख मांगने के लिए रेंग कर वापस आएगी। लेकिन अपनी माँ के विपरीत मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि बस एक बढ़ता हुआ डर था। अगर मैंने सचमुच तलाक ले लिया तो मैं अपने बच्चे की कस्टडी खो दूंगी। भारतीय कानून के अनुसार 3 साल से कम उम्र के बच्चे अपनी माँ के साथ ही रहेंगे। रिश्तेदारों और जनमत का दबाव। जयपुर परिवार में यह खबर तेजी से फैल गई। रिश्तेदार मेरे घर आए। कुछ ने मुझे दोषी ठहराया। राज, तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हारी बहू ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और अभी भी प्रसव वेदना में है और तुम उसे गोदाम में सुला रहे हो। क्या यह अत्याचार नहीं है? कुछ ने व्यंग किया। सारा गांव जानता है कपूर परिवार अपनी बहुओं के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए मशहूर है। भविष्य में कौन अपनी बहू से शादी करने की हिम्मत करेगा? मैंने सिर झुका लिया। बहस करने की हिम्मत नहीं हुई। गपशप का हर शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। बच्चे को खोने का दर्द। उस रात मैंने चुपके से अनीता को वीडियो कॉल किया। उसने फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर मेरा बेटा अपनी माँ की गोद पर गहरी नींद में सो रहा था। उस छोटे से चेहरे को देखकर मेरा दिल दुख गया। मैंने कांपते हुए कहा, अनीता, कम से कम मुझे उसे एक बार देखने तो दो। मुझे उसकी बहुत याद आती है। अनीता ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं। तुम्हें सिर्फ अपना बच्चा याद आता है और मैं, जिसे गोदाम से निकाल दिया था, जिसके साथ नौकर सा व्यवहार किया गया था, क्या तुम्हें याद नहीं? राज, तुम बहुत देर कर चुके हो। मैं वापस नहीं आऊँगी। मेरा गला भर आया। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। देर से पछतावा। आगे के दिनों में मैं एक बेजान शरीर की तरह हो गया था। मैं काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। हर रात मुझे अनीता के अपने बच्चे को लेकर जाने का सपना आता था
और मैं बेबस होकर उसके पीछे भागता था। मुझे एहसास होने लगा पिछले 2 सालों से मैं सिर्फ अपनी माँ की सुनता रहा था, अपनी पत्नी को सहने के लिए मजबूर करता रहा था। मैंने अनीता की रक्षा नहीं की, उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। वह औरत जिसने मेरे पीछे आने के लिए अपना पूरा परिवार छोड़ दिया था। अब मुझे जो कीमत चुकानी थी वह थी अपनी पत्नी और बच्चे दोनों को खोना। कटु सत्य। एक सुबह मेरे चाचा आए और मेरे कंधे पर थपथपाया। राज, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है। एक बार जब बहू तलाक के लिए अर्जी दे देती है तो उसे बदलना मुश्किल होता है। तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, या तो इसे स्वीकार कर लो या फिर खुद को विनम्र बनाकर माफ़ी मांग लो। लेकिन याद रखना, अब ये तुम्हारा निजी मामला नहीं है, कपूर परिवार की इज्जत की बात हो रही है। मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरी माँ, रिश्तेदारों और जनता की राय का दबाव मेरे कंधों पर भारी पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ा डर अब भी यही था, मैं अब अपने बेटे को हर सुबह मुझे पापा कहते हुए नहीं सुन पाऊंगा। चरमोत्कर्ष शुरू होता है। उस रात मैं अकेले बाहर आंगन में गया, तारों भरे आसमान को तड़पते दिल से देख रहा था। मुझे पता था कि या तो मैं सब कुछ खो दूंगा या मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मैंने कभी करने की हिम्मत नहीं की थी। अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होना और अपनी पत्नी और बच्चे को वापस पाना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।